हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो दोस्तों, एग्रीकल्चरल एजुकेशन सेक्टर में एक जानी मानी हस्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर.एस. राजपूत सर, राहुल सिंह राजपूत। वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मेरा भी बहुत टाइम से मन था सर से बातचीत करने का। बड़े मुश्किल से सर मिले हैं। काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था सर से कांटेक्ट करने के लिए। तो फाइनली आज हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो सर से मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हैं और आपने सर्च किया होगा कोई भी क्लास वगैरह देखने के लिए, तो सर का वीडियो आपने ज़रूर से देखा होगा, राइट। तो सर की टीचिंग वगैरह तो सब लोग जानते हैं, पसंद भी करते हैं। लेकिन इन सर के बैक साइड लाइक हम ओल्ड वीडियोज़ जाके देखते हैं सर के चैनल पे, तो कुछ मोटिवेशनल रील्स हमें मिलती हैं। तो उसका राज किसी को पता नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे वो राज जानने के लिए सर एक्चुअली में करते क्या हैं। बहुत सारे लोग सर का पूरा नाम भी नहीं जानते हैं। तो सर स्टार्ट करेंगे आपकी ही जर्नी के बारे में, आपके बारे में मुझे भी जानना है पर्सनली। तो बताइए थोड़ा सा सर आपके बारे में। देखिए, नाम तो मुझे एग्रीकल्चर आर.एस. राजपूत के नाम से ही सब जानते हैं। ऐसा लगता है जैसे नाम मेरा एग्रीकल्चर है और आर.एस. राजपूत, आर.एस. मिडिल नेम हो गया और राजपूत मेरा लास्ट नेम हो गया। क्या बात। वैसे पूरा नाम मेरा राहुल सिंह राजपूत है। और ये जो नाम है, उस समय जब चैनल बनाया था तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था क्या किया जाए। तो सिंपल सा मैंने कहा एग्रीकल्चर आर.एस. राजपूत। और बाकी का नाम यूनिक नहीं होता है, आपकी टीचिंग, आपकी स्किल यूनिक होती है। वो अच्छी होगी तो नाम तो फिर वो अपने आप ही यूनिक बन जाता है। सही। तो यही है। और बाकी का मेरी जो कहानी है, मेरी जो शुरुआत है, वो तो कभी जब मैं खुद सोचता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसे ऐसे मोड़ मेरी लाइफ में आएंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं शुरू से। अच्छा। एग्रीकल्चर का मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था कि मुझे एग्रीकल्चर में भी जाना है। अभी जैसे नीट चलती है, पहले नीट नहीं चलती थी, स्टेट वाइज प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करते थे। तो मैं एक्चुअल में उसी की तैयारी कर रहा था। घर वालों का भी सपना था कि आप नीट बनो, बड़े डॉक्टर बनो। मेरा भी सही सपना था। स्टार्टिंग से मेरा ना बायोलॉजी बड़ा स्ट्रांग रहा है। बायोलॉजी में स्पेशली बॉटनी और उसके बाद जूलॉजी भी बहुत अच्छा है। बॉटनी कुछ ज्यादा ही अच्छा था। तो 11th 12th में प्रिपरेशन किया, उसके बाद 2 साल का ड्रॉप भी लिया। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझसे कहा था कि यार देखो, सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है। और सच भी यही था कि हम जो कट ऑफ होता था उससे काफी पीछे रहते थे। एक तो ये होता है कि भाई 1 नंबर या आधा नंबर से थोड़ा हो गया तो और मेहनत करेंगे, बहुत मार्जिन होता था। तो हम भी डिप्रेशन में रहते थे कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उसने मुझे सजेस्ट किया कि एक काम करते हैं हम लोग, एक और एग्जाम होता है फार्मेसी का, हम लोग फार्मेसी की डिग्री कर लेंगे। तो पहले तो मैंने उसे कहा कि नहीं यार, देखते हैं, इसी में ही कोशिश करते हैं, अगर क्वालिफाई हो जाएगा तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। उसने कहा नहीं, चलते हैं, फॉर्म भर के आते हैं। उस समय क्या होता था, फार्मेसी और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एक ही एग्जाम होता था। अच्छा। तो जब हम फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म भरने वाले ने ही वो दोनों पे क्लिक कर दी और हमको ये बात पता भी नहीं थी। और जब एग्जाम में सेम वही जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यही आना होता था और अच्छी खासी तैयारी चलती थी। बस प्री मेडिकल टेस्ट नहीं निकल पाता था, लेकिन ये एग्जाम निकल गए। फार्मेसी में मेरी बहुत अच्छी रैंक आई, 21th रैंक थी उस टाइम पर पूरे एमपी में। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। और जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट था उसमें मेरी ऑल एमपी 75 रैंक थी। अब सिलेक्शन हुआ, लोगों ने बताया कि फार्मेसी से ज्यादा अच्छा एग्रीकल्चर है, आप एग्रीकल्चर में जाओ। तो मैंने कहा यार, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं है, एग्रीकल्चर का एबीसीडी नहीं पता हो, अचानक से लाइफ में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट, मैं कैसे क्या करूंगा। फिर मैंने पता किया कि होता क्या है, क्या है। मुझे ये जानकारी मिली कि मेरे ही शहर में, ये मैं आपको बता दूं, मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से बिलोंग करता हूं। मेरे ही शहर में एग्रीकल्चर कॉलेज है और वो भी यूनिवर्सिटी कैंपस है, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ये ग्वालियर कैंपस में है। तो ये बात मुझे बताई गई कि अब तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, छोड़ना मत, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस मिल रहा है, बहुत अच्छा है और अच्छा कॉलेज है, ज्वाइन करो। फार्मेसी से तो लाख गुना अच्छा है कि आप एग्रीकल्चर ही ज्वाइन कर लो। और नहीं है मन तो ज्वाइन तो कर लो, साथ साथ में तैयारी करते रहना प्री मेडिकल की भी। तो इसलिए मैंने फिर वो एग्रीकल्चर ज्वाइन कर लिया। अब वो एक बार जब किसी फील्ड में घुसते हैं तो फिर उसी में रंग जाते हैं। मेरा भी वही हुआ, एग्रीकल्चर में आना हुआ तो एग्रीकल्चर फिर इतना भाग गया, क्योंकि मेरा बॉटनी शुरू से स्ट्रांग था, एग्रीकल्चर भी मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैंने तय कर लिया कि अब तो एग्रीकल्चर को ही लाइफ बनाना है, इसी में कुछ आगे करना है। टीचिंग के बारे में तो दूर दूर तक नहीं सोचा था कि टीचिंग करना है। तैयारी थी बस वही जो और आम बच्चों की होती है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, 25,000, 30,000, 50,000, बहुत है, अच्छी लाइफ कटेगी, बढ़िया।
बीएससी कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा आ रहा अपना बीएससी का, अच्छे नंबर आते थे, इवन लड़कों में मैं टॉप पे आता था अपने कॉलेज में, तो बहुत अच्छा रहा। बीएससी कंप्लीट हुआ, उसके बाद इच्छा हुई कि नहीं एमएससी भी करनी है। अब चूंकि मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड था, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग मेरा बहुत अच्छा था, शुरू से ही बहुत अच्छा था, और मैंने तय कर रखा था मुझे तो एमएससी जीपीवी से ही करनी है। उसके लिए फॉर्म फिल किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर आ गए, मनपसंद कॉलेज और मनपसंद ब्रांच भी अपन को वो भी मिल गई, उसमें एडमिशन लिया। उसके साथ साथ कुछ एग्जाम की तैयारी भी चल रही थी, जैसे कि आज जो चल रहा है ना आईबीपीएस एएफओ, हम भी उसी रेस के घोड़े हैं, पहले दौड़ चुके हैं इसी रेस में उसी रेस के घोड़े हैं, बस ये है कि रेस पार नहीं कर पाई। मैंने 3 बार आईबीपीएस का एग्जाम दिया है, तीनों बार प्री क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, हर बार मुझे इंटरव्यू में कम नंबर मिलते थे, हर बार मेरा इंटरव्यू पता नहीं क्यों खराब होता था। और आईबीपीएस में तो आपको पता ही है, 1 नंबर भी कम है मतलब आप बहुत पीछे चले गए, तो उसमें तो हो नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो नहीं पता था सर कि आप आईबीपीएस भी दिए हैं मैं आपको बता दूं, आज जितने भी हमारे ऑनलाइन टीचर हैं वो कभी ना कभी इस आईबीपीएस की दौड़ में दौड़े जरूर हैं, हाँ पक्के दौड़े हैं वो। अब वो सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ बात अलग है, लेकिन एक ना एक बार उन्होंने उस रेस में हिस्सा जरूर लिया है। और आईबीपीएस मैंने भी लिया है, मैंने 3 बार लिया है, तीनों बार प्री मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन इंटरव्यू में हमेशा एवरेज इंटरव्यू जाता था, कई बार तो बिलो एवरेज गया है, तो 1 नंबर भी कम तो काम खत्म हो गया। तो वो तो उम्मीद मैंने मन से हटाई थी कि आईबीपीएस तो खैर करना ही नहीं है। बीएससी जब मेरा कंप्लीट हुआ था, उस दौरान मैं जो टीचिंग में हूं ना, इसका मैं एक सबसे बड़ा क्रेडिट अपने एमएससी के एक टीचर है हमारे, मेरे गाइड भी थे, उनको देता हूं। अच्छा। मैंने एमएससी कर लिया था, और एमएससी बस कंप्लीट हुआ था, सेमेस्टर फाइनल हुआ था, अभी डिग्री भी नहीं मिली थी हमको। IARI जो है आपका इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अपना इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां एक SRF का प्रोजेक्ट आया था, सीनियर रिसर्च फेलो का, उसमें बहुत अच्छी सैलरी भी मिल रही थी और रिसर्च वर्क था। उनको एक लड़के की जरूरत थी जिसकी थीसिस गेहूं के ऊपर हो, और वहां के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे गाइड को कॉल किया कि आपके पास कोई ऐसा लड़का हो तो भेजो। उन्होंने मुझे कहा कि राजपूत, वो भी मुझे राजपूत ही कहते थे, कि राजपूत तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, IARI में जाओ, वहाँ एक प्रोजेक्ट वर्क है, रिसर्च वर्क है, बहुत सीखने को मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो मेरा उस टाइम बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि एक बार वो दे ही चुके थे, फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके थे आईबीपीएस के, सिलेक्शन हो नहीं रहा था, डिप्रेशन में भी थे हल्के हल्के से, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। मैं शुरू से मैं आपको बता दूं, और मैं अपने स्टूडेंट से भी ये कहता हूं, डिप्रेशन में कभी नहीं जाना, हमेशा मस्त मौला रहो, लाइफ में कभी ना कभी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही, कभी ना कभी अच्छा होगा। आपको कभी ये नहीं सोचना कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं, पर वो है ना कि एग्जाम में नहीं होता तो थोड़ा सा डिप्रेशन तो रहता ही है। तो उन्होंने बहुत समझाया कि राजपूत चले जाओ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैंने उनको बिल्कुल मुंह पे मना कर दिया, सर मेरे को नहीं जाना। और चूंकि कौन जाएगा सर दिल्ली में, तो ग्वालियर से कभी बाहर नहीं निकला, मेरा बीएससी ग्वालियर हो गया, एमएससी मेरे होम टाउन में हो गया, अब बाहर जाने में मुड़ा बजे झिझक है। उन्होंने कहा कि आपको IARI न्यू दिल्ली नहीं जाना है, IARI का एक रीजनल स्टेशन है इंदौर में। अच्छा, हाँ, इंदौर में रीजनल स्टेशन है हर जगह पूरे इंडिया में, वहां ये प्रोजेक्ट है, तो आपको तो इंदौर जाना है, आप तो MP में ही रहोगे। तो मैंने कहा सर मेरे को तो इंदौर भी नहीं जाना, मेरे को जाना ही नहीं है। मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे ये समझाया कि राजपूत ऐसे टीचर ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। आप ये बताइए, उस जो मेरे गाइड थे, जो मेरे टीचर थे, उनको क्या पड़ी है, वो मुझसे क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? वो तो किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़े थे कि नहीं मैं इसी को भेजना है, क्योंकि वो मेरे अंदर कुछ देख रहे होंगे कि भाई कुछ पोटेंशियल है, लड़के में कुछ सीखेगा। तो ये बात मुझे अपने दोस्तों की ठीक लगी कि बात तो सही कह रहे हो, और टीचर को इस तरह से मना करना एक तरह से उनका अपमान जैसा है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा आपके कहने पर। अगले ही दिन इंटरव्यू था, उसके शाम को ही मैंने अपने टीचर से कहा कि ठीक है सर मैं जा रहा हूँ। शाम की ट्रेन पकड़ी, इंदौर पहुंचे, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया। वो पहला इंटरव्यू था जो मेरा अच्छा गया। मैं सोच रहा था कि ये इंटरव्यू IBPS AFO के अच्छे हो जाते तो AFO बन जाते हम। सर डेस्टिनी यहाँ पे ले आना चाहती थी आपको। हाँ, वो मेरी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट था कि लाइफ कहां से कहां ले गई। अब मैं पहुंच गया IARI। अब जैसे माहौल में जाओगे वैसा ही ढलना शुरू हो जाओगे भाई, क्योंकि कहां प्री मेडिकल टेस्ट था, वहां से हट करके एग्रीकल्चर में आए, एग्रीकल्चर में ढल गए, वहां से अब पहुंच गए IARI। वहां पर भाई ARS साइंटिस्ट थे, उनके साथ रहना, उनके साथ रिसर्च को देखना, तो अब मन में आया कि नहीं मैं भी ARS बनूंगा। तो मैंने 6 महीने लगभग वहां पर काम किया था। 6 महीने में बहुत अच्छा मैंने सीखा।
अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि आधा साइंटिस्ट तो मैं बन ही गया हूं, अब तो बस ऑफिशियली एक एग्जाम पास करना है। तो क्या होता है कि इंटरनली सभी जो ARS के लोग होते हैं उनको पता ही रहता है कि वैकेंसी कब आने वाली है। अच्छा। तो उन्हीं में से मेरे थे एक जान पहचान के, उनसे अच्छी मित्रता हो गई थी। ARS साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि राजपूत 3 महीने बाद ARS की वैकेंसी आने वाली है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई। और तो उन्होंने कहा कि एक काम और करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट छोड़ो, प्रोजेक्ट में रह करके आप नौकरी नहीं कर पाओगे, वो तैयारी नहीं कर पाओगे, और ये प्रोजेक्ट तो टेम्परेरी है, 1 साल बाद 2 साल बाद खत्म हो जाएगा, फिर बेरोजगार हो जाओगे, क्या करोगे। और वो 3 महीने मेरे पास थे। मैं अपनी लाइफ में आपको बता नहीं सकता, मैं इतना पढ़ा हूं वो 3 महीने, इतना पढ़ा हूं, मैंने कभी नहीं पढ़ा, पागलों की तरह मैंने वो पढ़ाई की है 3 महीने तक। और मैं घर नहीं गया, घर वालों को मैंने ये नहीं बताया कि मैंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। अच्छा। जो मेरे पास पैसे जमा हो गए थे, घर वालों से पैसे लेना बंद कर दिए, जो पैसे कमाए थे उस प्रोजेक्ट से वही पैसे मेरे पास थे, उसी से मैं 3 महीने इंदौर शहर में ही रहा अपने एक फ्रेंड के साथ। 2 लोग थे उसमें, मैं भी जाकर के उनके साथ ही रूम पार्टनर में रह गया। 3 कमरे थे उस फ्लैट में, एक कमरा मैंने ले लिया। वो दोनों भी मुझसे ये कहते थे कि यार राहुल, क्या तुम पागल मत हो जाना, क्योंकि इस तरह से पागलपन में कौन पढ़ता है। मैं मतलब इतना पागल हो गया था पढ़ाई में। मैं क्या करता था, जैसे कुछ पढ़ता था ना, तो A4 साइड्स की सीट्स मैंने मंगा रखी थी, तो उसके नोट्स में लिख लेता था और उनको दीवालों पर चिपकाता था। मेरे पूरे दीवार जो थी रूम की वो उन्हीं नोट से भरी हुई थी। इवन मैंने छत पर लगा रखे थे, तो कभी जैसे सो रहे हैं तो ऐसे सोते सोते पढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता था कि ऐसे बार बार किताब में बोर हो जाते ना, तो मैं उसमें ऐसे खड़ा हूं और दीवार की तरफ देख करके नोट्स पढ़ रहा हूं। ऐसे में किसी की एंट्री होती थी, बोलते थे ये क्या पागल हो गया क्या, ऐसे कौन पढ़ता है। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो ऐसा ही है, मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं तो पढ़ रहा हूँ। वो 3 महीने की मेरे मेहनत थी। एग्जाम हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ICAR नेट GPB क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि एक ही एग्जाम होता है, ARS प्री और नेट एक ही होता है। तो नेट क्वालिफाई हुआ और ARS प्री भी क्वालिफाई कर लिया मैंने पहले ही अटेम्प्ट में। मेंस चूंकि नहीं हो पाई उतनी अच्छी तैयारी, तो फिर ARS मेंस जो है वो नहीं हो पाया, लेकिन ICAR नेट क्वालिफाई हो गया। अब यहां से एक नई लिंक मिल गई, क्योंकि नेट क्वालिफाई हो गया तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए। अब मैं फिर बेरोजगार था, क्योंकि अब वैकेंसी पता नहीं कब आने वाली है, तो फिर बेरोजगार बैठे हैं। किसी ने मेरे फ्रेंड सर्कल में ही मंदसौर एक जिला है मध्य प्रदेश के अंदर ही है, मंदसौर नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। वहाँ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, मंदसौर यूनिवर्सिटी के नाम से ही। वहाँ नया नया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ओपन हुआ और उन्होंने बड़ा लेवल पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ओपन किया, और वो ICAR एक्रीडेशन के लिए भी काम कर रहे थे। उनको फैकल्टी चाहिए थी GPB की और ICAR नेट क्वालिफाई हो। पता नहीं किसी ने मेरा कॉन्टेक्ट उनको दे दिया कि एक लड़का है, बड़ा डेडिकेटेड है और बहुत अच्छी नॉलेज है इसको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की, और नेट भी क्वालिफाइड हुआ है, इससे आप कांटेक्ट कर लो। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे एक सैलरी ऑफर की, मुझे अच्छी लगी, मैं जाकर के चला गया। वहां से टीचिंग लाइन में मैं एंटर कर गया। मुझे आप अभी ARS नहीं बने सर? कोई क्या ARS नहीं बन पाए? नहीं, ARS नहीं बन पाया मैं। ARS प्री क्वालिफाई किया था, मेंस फिर वो हो नहीं पाया। अच्छा अच्छा। तो वहां से टीचिंग लाइन की बात शुरुआत हो गई थी। वो अब टीचिंग बात तो सुनिए कि क्या धीरे धीरे कैसे चीजें छूटती गई और नई नई चीजें जुड़ती गई। एक सपना पहले क्या था, प्री मेडिकल एग्जाम, भाई MBBS करना है, डॉक्टर है, वो छूट गया, एग्रीकल्चर में आ गए। फिर सपना हुआ IBPS AFO क्वालिफाई करके भाई एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनेंगे, वो सपना छूट गया। SRF बन गए, SRF से फिर पता चला कि हमको तो ARS बनना है, तो ARS वाला सपना भी छूट गया। अब टीचिंग लाइन में आ गए। टीचिंग लाइन में आकर के मुझे ये पता चला कि मेरी टीचिंग स्किल बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। मैंने इससे पहले कभी टीचिंग नहीं की थी, कभी भी नहीं। वहां के बच्चे मतलब एक वो होता है ना, एक तो होता है टीचर, एक होते हैं फैन। वो बच्चे मेरे फैन हो गए थे। वो कहते हैं सर हम आपको टीचर नहीं, हम आपको अपना वो सेलिब्रिटी मानते हैं, हम आपके फैन हैं। और वो हमेशा क्लासेस वगैरह ये सब चीजें लेते करते थे, और मेरी क्लासेस में सबसे ज्यादा बच्चे होते थे। तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि टीचिंग से जुड़ा हुआ हूं, अपना ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो एग्जाम वगैरह की भी तैयारी चलती रहती थी। इस दौरान काफी एग्जाम हुए। एक हमारे MP में ही RAEO SADO का एग्जाम हुआ। उस एग्जाम में मैंने बहुत अच्छे नंबर लाए। किस्मत इतनी खराब थी कि वो एग्जाम ही बेकार हो गया, कैंसिल हो गया वो एग्जाम। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MP का है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी बॉटनी से। उसमें चूंकि हम लोग एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं थे, लेकिन उसमें एक कॉलम था कि जिसका MSc जेनेटिक्स से है वो एलिजिबल है। मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ
और असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज की थी, वो था, लेकिन वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था। अब चूंकि पीएससी वाले एग्जाम होते हैं, कहीं कोई स्टे लगा रहा है, कहीं कोई स्टे लगा रहा है, उसमें भी ऐसी स्टे लगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं पनौती हूं कि मैं जिस एग्जाम को दे रहा हूं वो एग्जाम पनौती है। मैं जो एग्जाम देता था या तो वो कैंसिल होता था या उस पर कोई स्टे लगती थी, और या फिर ये मान लीजिए कि मेरी जो डेस्टिनी थी वो ये थी जहां पर मैं आज हूं। भाई ये सारी अड़चने थी जो मेरी किस्मत थी, वो इन सबको हटा रही थी। बोले तुम वहां चले जाओगे, एक काम करो, इस पर स्टे लगवा दो। वो पीएससी का एग्जाम था, उस पर भी स्टे लगा, उस पर 2.5 साल तक स्टे चला। मतलब मैं तो खुद ही भूल गया कि मैंने कोई एग्जाम पास आउट किया भी था। और तो वो जो एग्जाम निकाला कब डाला सर आपने यूट्यूब पे? हाँ, ये इस पर बस पहुंच ही रहे अपन। अच्छा अच्छा। देखते ही देखते 2019 आ चुका था, और अपना वो चाइना से वो आ गया था वायरस, कोविड-19, लॉकडाउन हो चुका था, सब बंद हो चुका था, और मैं अकेला वहीं मंदसौर में फंस गया था। मुझे बस ट्रेन कुछ मिल नहीं पाई, क्योंकि ग्वालियर और मंदसौर से डायरेक्ट ट्रेन बस कुछ है नहीं, मैं आ नहीं पाया। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, अब यहीं रहते हैं, कुछ करते हैं। अब मेरे पास बच्चों के कॉल आते थे कि सर एक काम करो, आप ना यूट्यूब पर चैनल बनाओ। मेरे कॉलेज के बच्चे थे, और वहां पर लेक्चर हमको देना शुरू कर दो। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे कुछ था नहीं ऐसा यूट्यूब का। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया। मेरे पास बोर्ड नहीं था। आप मेरे पुराने वीडियोस देखना, उसमें एक व्हाइट कलर का बोर्ड है। वो बोर्ड मैंने अपने कॉलेज से निकलवाया था। जो कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड है उससे बोल करके मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे कैंपस में एक बोर्ड पड़ा है, उसको निकलवा के मुझे दे दो। बोर्ड निकलवाए, मार्कर, क्योंकि दुकानें बंद थी उस समय, कॉलेज से ही मार्कर निकलवाए मैंने चोरी छुपे कुछ करके भी। और वहां से आप वो मेरी पहली क्लास देखिएगा, वो उसमें ना कोई लाइटिंग सेटअप है, कुछ भी नहीं है। और मेरे पास मोबाइल को लगाने के लिए ट्राइपॉड नहीं था, तो मैंने एक पाइप लिया प्लास्टिक का, और एक बाल्टी में रेत भरता हूं, उस पाइप को उसमें बांधा, और मोबाइल को ऐसे टाइट एक पाइप पर लगा करके तब वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। वो पहला वीडियो था जिसमें मैंने वो आई थिंक प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बताया है। वो मेरा सबसे पहला वीडियो था, उसको मैंने अपलोड किया। मेरे कॉलेज के जो बच्चे थे उन्होंने तो देखा ही, उन्होंने और को फॉरवर्ड कर दिया, और धीरे धीरे वो सब लोगों में पहुंच गया। अच्छा रेस्पॉन्स आने लगा, धीरे धीरे वीडियो डलते गए डलते गए डलते गए, और फिर उसके बाद वो 20-25 हजार सब्सक्राइबर तक एकदम से पहुंच गए थे। फिर एक दिन बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आप ना प्रॉपर टीचिंग कराइए, अब मतलब प्रॉपर कोचिंग लाइन में आ जाइए। अच्छा। मैंने कहा अभी एक नया टर्निंग अब फिर से आप शुरू कर रहे हो, तो वहां से फिर एक नई लाइफ शुरू होती है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं हम। तो अब मैंने कहा लेकिन ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। उस जॉब में भी मुझे अच्छा खासा पेमेंट मिल ही रहा था। हाँ, वो कोरोना तो चल ही रहा था। बाकी का कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे उस समय? असिस्टेंट प्रोफेसर ही था मैं। तो सुबह से शाम तक कॉलेज हो जाता था। हाँ, मैंने मेहनत बहुत की है, बहुत मेहनत की है यूट्यूब के लिए, स्पेशली बहुत मेहनत की है। हाँ, इसमें सुबह 9 से लेकर बहुत लगता है सर, बहुत स्ट्रगल लगता है। जिन आज बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि सर हम भी यूट्यूब पर आ रहे हैं, चल नहीं रहा है, बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपको अपनी मेहनत बताता हूँ। सुबह 9 से लेकर के 5 बजे तक कॉलेज, भले ही कॉलेज में कुछ नहीं करना, लेकिन जाना तो पड़ेगा, जाना तो अटेंडेंस तो देनी है वहां। वहां से आते थे थके हुए, और चूंकि मैं अकेला रहता था तो खुद से खाना बनाना, फिर पढ़ना, फिर रिकॉर्ड करना। फिर रात को मैं 12 या 1 बजे से रिकॉर्डिंग शुरू करता था यूट्यूब लेक्चर के लिए, और सुबह के 3-4 बजे तक रिकॉर्डिंग होती थी, और 6 बजे उठ करके फिर कॉलेज की तैयारी करते थे। ये मेरा 1 साल तक का रूटीन था। मैंने 1 साल तक कुछ नहीं सोचा, सिर्फ वीडियो बनाता था, यूट्यूब पर डालता था। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि ये मेरा सक्सेस हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। मेरा काम था बस वीडियो बनाओ, अपलोड करो, और कांस्टेंट रेगुलरिटी के साथ मेहनत करते रहो। और यही मैं आज भी बोलता हूँ, सभी बच्चों से बोलता हूँ, आपको रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी। आप एक वीडियो अपलोड करोगे, फिर ये सोचोगे कि ये कब वायरल हो जाए, कब मैं रातों रात मशहूर हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। वो देखिए, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। राइट। अब उनके चक्कर में पड़ोगे तो फिर आप, जरूरी नहीं हो कि आप उन जैसे आप भी हिट हो जाओ तो फिर अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे केस में ऐसा था कि भाई उस समय बहुत ज्यादा चैनल नहीं थे एग्रीकल्चर के। हाँ। मैं भी कुछ 2-3 पहले से थे, मैं एक तीसरा चौथा मान करके चलो उस समय एग्रीकल्चर के सेक्टर में आया था। तो और ये भी देखते हैं सर कि जैसे बहुत सारे टीचर हैं कि क्या होता है कि पोच हो जाते हैं, लाइक पहले कहीं और रहते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म को देखकर या सैलरी हाइक देखकर वो अपना जगह बदल लेते हैं। लेकिन आपको हम देखते हुए आ रहे हैं, आपका एक छोटा चैनल हो, आप जिस अभी पोजीशन पे हैं, अपने फेस को अलावा कहीं बेचा नहीं है अपने आप को। ये थोड़ा सा मैं, हाँ, आपको रिक्वेस्ट भी आए होंगे बहुत सारे, बहुत इन्विटेशन। मैं आपको बता देता हूँ, मैं डायरेक्टली नाम तो किसी कोचिंग का नहीं लूंगा।
पर अभी एट प्रेजेंट जितनी भी अच्छी अच्छी कोचिंग है और बड़े लेवल की जो कोचिंग है, सभी चाहे वो एग्रीकल्चर की हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर की हो, कुछ बड़ी कोचिंग जैसे अन अकेडमी का नाम हम ले सकते हैं और बाईजूस का नाम हम ले सकते हैं, PW का हम नाम ले सकते हैं, यहाँ से मुझे ऑफर आए हैं और काफी अच्छे ऑफर आए हैं। ये मुझसे कहते थे कि सर आप अपना वो बताइए कि आप साल भर में कितना कमा लेते हैं, आप वो हमें बताइए, हम उसमें कुछ आपको मल्टीप्लाई करके सेंड करेंगे। तो मैं ये सोचता था कि नहीं, मुझे बताना ही नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा फिर ये कुछ भेजेंगे, अब भाई पैसा है, किसी की भी नियत खराब हो सकती है, हो सकता है मैं डाइवर्ट हो जाऊं, तो मैं बताता ही नहीं था। मैं कई बार रेस्पॉन्स ही नहीं करता था कि नहीं सर मुझे जाना ही नहीं है, मेरा चैनल है, मेरी छोटी सी कोचिंग है, मेरे अपने बच्चे हैं और मेरा अपना एक तरीका है। मैं किसी की बाउंडेशन में आकर के काम नहीं कर सकता अब, क्योंकि मैं बहुत फ्रीली हो गया हूं, क्योंकि मैं बच्चों के अकॉर्डिंग चीजें बनाता हूं। अब जैसे मुझे कोई टेस्ट सीरीज बनानी है, अभी मैंने परसों एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया 99 रुपए में, क्या ये 99 रुपए में आपके प्लेटफॉर्म पे रखे कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर तो जितना बोलेंगे उतना करना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा। तो अब मेरे कुछ सिद्धांत बन चुके हैं, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स बन चुके हैं, मैं उनसे अब समझौता नहीं कर पाऊंगा। मैं जितना कमा रहा हूं मेरे लिए बहुत है, मुझे नहीं जाना, इसलिए मैं किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जुड़ा। और अपने इंडिया में ही जो एग्रीकल्चर के अच्छे अच्छे जो और कोचिंग है, वहां से भी मेरे पास सेटअप क्या है, टाइप क्या है कि सर आप हमारे साथ सेटअप कर लो, टाइप बना लो, एक साथ कर लेंगे। तो मैंने कहा देखो अभी शुरू में अपन जुड़ जाएंगे, फिर बाद में वाद विवाद होंगे, फिर कंट्रोवर्सियां होंगी, आप उधर से कुछ बोलोगे, मैं इधर से कुछ बोलूंगा। उससे अच्छा ये है कि हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एज अ टीचर आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो आपसे भी पढ़ रहे हैं, मुझसे भी पढ़ रहे हैं, कॉमन है। अपना अपना दीजिए, बाकी का बस टारगेट सबका यही होना चाहिए कि बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, बच्चे को नॉलेज मिलना चाहिए, ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। तो कभी आया नहीं सर कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं, सबको रहता है कि थोड़ी अर्निंग थोड़ी बढ़ जाए, और लोग चाहते हैं कि भाई मतलब कि कुछ लोग का पूरा इंटेंशन होता है कि हम बिजनेस ही बिल्ड कर रहे हैं, और आप एज ए टीचर हम देखते हैं ना तो आप कोई एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, ना कोई मार्केटिंग पे कोई खर्च कर रहे हैं, तो पूरा वर्ड ऑफ माउथ है जो भी है, और बच्चे आपकी टीचिंग बहुत पसंद करते हैं। तो वो उस तरीके से दिमाग में आया था आपके? ये जो बिल्कुल आपने कहा ना, ये इसके बारे में बताता हूँ मैं। मैंने एक चीज, अब ये मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, मैंने खुद से ही बिल्डअप की है। मेरा ऐसा मानना है कि टीचर को हमेशा टीचर ही रहना चाहिए। अगर वो बिजनेस में जा रहा है तो हो सकता है वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी ग्रो कर जाए, बहुत अच्छा पैसा कमा ले, लेकिन उसका अंत बेकार ही होना है। 100% है ये। अगर आप बिजनेस में चले जाते हो, अगर आप एक टीचर रहोगे, मैं आज जिस स्टेज में हूं, कल अगर मैं 80 साल या 90 साल तक भी जीता हूं ना, मैं ऐसा ही रहूंगा, मेरा कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। होगा तो हल्का हल्का मेरा ग्राफ जो है वो बढ़ता ही जाएगा, कभी मैं नीचे नहीं आऊंगा। अगर मैं टीचर की तरह रहा तो, अगर मैं बिजनेस में आ गया, मैं सोचा कि अगर मैं इसको कमर्शियल कर दूं, कोचिंग को कमर्शियल लेवल पर लेके जाऊं, तो हो सकता है मेरा ग्राफ ऐसे जाए पर नीचे भी आ जाएगा फिर वो। बिल्कुल सर। और ये होता है, हर जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग आज चल रही हैं, आज जो टॉप पर हैं उनका डाउनफॉल एक दिन आएगा, क्योंकि अभी वो प्योरली बिजनेस फॉर्म में आ गई, और बहुत सारी कोचिंग बड़ी बड़ी बंद हो भी चुकी हैं। तो मेरा ये शुरू से मानना है, मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मेरा ऐसा थिंकिंग है कि टीचर को एक टीचर ही रहना चाहिए। एक टीचर अगर 100% प्योर टीचर है तो वो जीवन में कभी भूखा नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। उसकी रोटी उसके घर पे आपको मिलती रहेगी, इतने बच्चे आते रहेंगे कि सफिशिएंट पैसा वो कमा लेगा। और फिर ये है ना, देखो एक समय ऐसा था जब हम IBPS AFO या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, वहां कितना मिलता हमें? 25,000, 30,000, 50,000, इसके लिए हम कर रहे थे ना। अभी कोचिंग में उससे बहुत अच्छा मिल रहा है, तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट मिल तो रहा है। अब बहुत ज्यादा कमाने के चक्कर में आप अपने उस प्रिंसिपल से दूर मत भागो, जो आपने सिद्धांत बनाए हैं वो बना करके रखो, और एक टीचर के तौर पर ही अपने आप को बना के रखो। तो मेरा शुरू से वही मानना है, इसलिए मैंने कभी इन सब चीजों पर ध्यान दिया ही नहीं। मेरा भी यही रहता है, क्योंकि मैं पहले क्या कि यूट्यूब को एज अ क्रिएटर स्टार्ट किया था, अभी मैं भी टीचिंग में आ चुका हूँ एज अ फेलो टीचर के रूप में। मैं काफ़ी टीचरों को देखा हूँ, स्टाइल देखा हूँ सबकी, मैं भी अपनी एक टीचर के रूप में इमेज चाहता हूँ मैं बनाऊँ। धीरे धीरे मैं काम कर रहा हूँ नॉलेज बढ़ाने में। अपनी तरफ से मैं आपको एक भी सजेशन दूंगा, और जो भी हमको देखेंगे उनको भी एक सजेशन मैं दे रहा हूँ। हाँ। अगर आप टीचिंग लाइन में सच में आना चाहते हैं ना, तो एक चीज़ है यहाँ पर, वो है पेशेंस। अच्छा। पेशेंस और रेगुलरिटी, ये दो चीजें आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। आज से 5 साल पहले उतने टीचर नहीं थे, लेकिन अब
हर दूसरा तीसरा चैनल जो है वो आपका टीचर को ही मिलेगा। लेकिन सर एग्रीकल्चर में आप अभी ये होता भी है। देखेंगे तो मतलब कि जिस तरीके से अभी अटेंशन स्पैम घट रहा है और लोगों को थोड़ा मिर्च मसाला चाहिए रहता है, तो हम उस टाइप के नहीं बन सकते नाचने गाने वाले, नहीं। और ना तो हम उनको कुछ मसाला दे सकते हैं। तो बच्चे कैसे हम अटेंड करें? आप टीचिंग करा रहे हैं तो कैसे आप रोकें उनको क्लास में? उसके लिए पेशेंस। देखिए क्या होता है कि आपके अंदर अगर कोई स्किल है, टैलेंट है, आप उस चीज को कॉन्स्टेंटली दिखाते रहिए। आप उसमें कोई मिर्च मसाला मत डालिए, कोई भी ऐसे काम मत कीजिए कि बच्चे एकदम से अट्रैक्ट हो और फिर एकदम से चले जाएं। ऐसा मत कीजिए। आप एक एक करके बुलाइए। ये वो हम लोग पहले एक कहावत होती थी ना कि भाई सोने की मुर्गी है, ये रोज सोने के अंडे देती है। तो रोज एक अंडा लेते रहिए, उसको काट करके सारे अंडे निकालने की कोशिश मत करना, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। सही। कहानी खत्म हो जाएगी। तो वही है कि आप एक एक करके बच्चे को आने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। मैंने अपने चैनल पर आज तक कभी ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कभी नहीं कहा। अब मैं थोड़ा सा कह देता हूं पीछे से, पहले मैं कभी नहीं कहता था। क्यों नहीं कहता था? कि बच्चे को पसंद आएगा, वो खुद ही लाइक करेगा, खुद ही शेयर करेगा और खुद ही सब्सक्राइब कर लेगा, हमें कहने की जरूरत नहीं है। हाँ जी मित्रों, तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आगे का वीडियो जरूर से देखें, क्योंकि सर ने आगे बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में बताया है, कैसे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं। मेरा सबसे पहला मानना यह है कि आपका स्टूडेंट ही आपका सबसे अच्छा एडवर्टाइजर है। बिल्कुल। आपको कहीं एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप एक बच्चे को ऐसा पढ़ाओ कि वो अपने 10 दोस्तों में जाकर के बोले कि यार वो टीचर से पढ़ के देखो आप। वो खुद 10 बच्चे लेकर के आएगा और फिर वो 10 बच्चे और 10 बच्चे लेकर के आएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाने की, बताने की कि इतना सिलेक्शन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मैं कभी नहीं बताता और मैं कभी पूछता भी नहीं हूं कि किस किस के सिलेक्शन हुए। जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, आप कभी एक बात नोटिस करना, बच्चे मैसेज करते हैं सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं उनको रिप्लाई में सिर्फ एक कमेंट करता हूं, 2 बार वेरी वेरी लिखता हूं और फिर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखता हूं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, स्क्रीनशॉट लिया, टेलीग्राम पर दिया और वहां पर भी वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके अलावा मैं बच्चे से फिर आगे बात ही नहीं करता कि बेटा मुझे इंटरव्यू देने आ जाओ, मेरी थोड़ी मार्केटिंग कर दो या अपना कोई फोटो सेंड कर दो। मैं कभी नहीं कहता। वो बच्चा खुद ही बोलता है सर कुछ इंटरव्यू वगैरह कुछ करना है क्या? मैंने कहा जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से पढ़े हो, अच्छा लगा मुझसे पढ़ के, मुझे क्रेडिट देना चाहते हो, बस अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात बता देना, मेरा काम हो गया। और बाकी का आपको इंटरव्यू देना है तो कहीं और जाकर के किसी भी कोचिंग पर आप दे सकते हैं। नहीं, जेन्युइन जो ये बच्चे मेरा होते शुरू हैं से सर, कि जेन्युइन बच्चे 100% रिकमेंड करते हैं। मैं तो कहूँगा आपको शुरू करना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही चलने वाली है आगे। हाँ, एडवर्टाइजमेंट का देखो जमाना है, वो एडवर्टाइजमेंट तो खैर थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी है। तो फिर भी आपने जैसे कहा है और भी काफी लोग कहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट नहीं, जो आपके जेन्युइन फीडबैक आ रहे हैं बच्चों के, वही आप वही शेयर कर दीजिए, वही वो भी बहुत अच्छा काम। उसके बारे में अब थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि अब वो इस बार से अपन शुरू करते हैं उसको। आपके चैनल का जो नाम है ना, एग्रो अकेडमी, हाँ हाँ, मेरी एक इसी नाम से मेरी भी एक कहानी है। मैंने जब अपना चैनल शुरू किया था तो उस टाइम बच्चों ने कहा था कि सर आप पेड कोर्स शुरू करो प्रॉपर तरीके से, जैसे कोर्सेस अभी होते वैसे। अच्छा। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो बच्चों ने मुझे कहा कि सर ऐप, एंड्रॉयड ऐप है वो डेवलप कर लीजिए, वेबसाइट डेवलप कर लीजिए और शुरू कीजिए। अब उस टाइम पर एंड्रॉयड ऐप और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करते थे। राइट। और चूंकि मैं घर से पैसे लेना बिल्कुल बंद कर दिया था, और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि देखो, एक तो होता है कि कुछ लोग जब सक्सेस हो जाते हैं तो अपनी पिछली लाइफ को स्ट्रगल बताते हैं। मैं सच कहूं तो मैंने अपनी लाइफ में सच स्ट्रगल नहीं किया है, क्योंकि मैं एक संपन्न परिवार से हूं। हाँ, वो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा एक फिल्मी बनाने के लिए लोग अपनी पिछली लाइफ में थोड़ा सेंटीमेंट, इमोशन डाल करके वो बताते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। अगर मैं मान लीजिए आपके प्लेटफॉर्म पर आकर के ऐसा कहूं कि मैंने बहुत दुख देखे हैं, मैं बहुत परेशान रहा हूं, तो एक तरीके से मैं अपने माँ बाप की इंसल्ट कर रहा हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कोई दिक्कत होने ही नहीं दी। एक बिल्कुल संपन्न परिवार से हूं, मेरे माँ बाप के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन मेरा अपना एक पर्सनल प्रिंसिपल बन गया था, सिद्धांत बन गया था कि अब मैं कमा रहा हूं, मैं घर से पैसा नहीं लूंगा। मेरी उम्र है मेरे माँ बाप को पैसे देने की, उनसे लेने की नहीं है। तो उस समय बच्चों ने कहा सर ऐप डेवलप कीजिए, ये कीजिए। मैंने कहा ये तो बहुत खर्चे वाला काम है भाई, इतना अभी तो फंड नहीं है मेरे पास कि मैं ऐप डेवलप करूं, ये करूं। तो मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे,
केवल 7 दिन के अंदर YouTube पर ही खुद से वेबसाइट बनाना सीखा। और मैंने अपनी सबसे पहली वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम मैंने रखा था ऑनलाइन एग्री अकेडमी। अभी मैंने आपका जब मैसेज देखा और आपका चैनल का नाम देखा एग्रो अकेडमी, तो मुझे अपना वो ऑनलाइन एग्री अकेडमी याद आ गया। मेरी सबसे पहले, अभी भी उसका जो डोमेन है वो मेरे पास ही है, onlineagriacademy.com। मैं पहले सर्च किया था, वो मिला नहीं मुझे, इसलिए मैंने agroacademy.in लिया। कुछ मैंने भी, आप मेरी वेबसाइट जाके देखेंगे agroacademy.in, पूरा मैंने ही डिजाइन किया है उसको, यूट्यूब से ही सीख के करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ देखो, आप टीचर हो अच्छी बात है, कुछ नहीं, लेकिन ये सब तरह की जो स्किल्स है ना वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए टीम रखना है। भाई ऐप में कुछ दिक्कत आ गया, टीम आ गया, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। चीजें तो हम खुद से कर सकते हैं। हाँ। और मेरी तो आदत है, मैं तो खुद से करता हूँ। कई बार तो घर का काम होता है, बिजली का बोर्ड है, मैं खुद शुरू कर जाता हूँ कि भाई मैं भी तो सीखूं क्या होता है इसमें। तो आदत हो गई है कुछ ना कुछ सीखने की। स्किल्स जो है वो डेवलप करते रहो। आज का जमाना स्किल्स का है। आपके पास डिग्री कितनी है इससे मायने नहीं होता, स्किल्स आपके पास कितनी है वो काम आएगी लाइफ में। बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन आ रहा था मेरे माइंड में, लाइक अभी के टाइम पे कोई प्रॉपर लाइक अपना करियर बनाना चाहता है, मतलब टीचिंग के फील्ड में, मान लिया एग्रीकल्चर में ही कोई नया बच्चा है कि मुझे बहुत पढ़ाने में पसंद, मज़ा आ रहा है, मुझे टीचिंग करना है, तो कितना उसको टाइम लगेगा, कितने ऊपर तक जा सकता, और मतलब अगर कोई आता है तो क्या वो अपना खर्चा वगैरह चला पाएगा कुछ साल मेहनत करने के बाद? जितने भी हैं जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा, आप स्टार्टिंग में एक साथ बड़ा सेटअप मत क्रिएट कीजिए कि आते ही आपने 4-5 टीम रख ली, थोड़ा सा उसमें पैसा खर्च कर दिया। मत कीजिए उस पर। अभी पहले आप आइए, अपने आप को दिखाइए, अपनी स्किल्स दिखाइए, अपनी टीचिंग स्किल दिखाइए। टीचिंग में ना 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो नॉलेज, वो तो उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। नॉलेज से भी ऊपर एक और चीज है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। राइट। आप कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है तो आप अच्छे टीचर बन ही जाओगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत नॉलेज है, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल एकदम पुअर है। उनसे कहो ना कि इसे एक्सप्लेन करके दिखाओ, वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको बहुत अच्छे से आता है। कम्युनिकेशन स्किल में आपको कैसे कनेक्ट करना है, आप जो समझा रहे हो बच्चों को तुरंत समझ में आ जाए, वो होना बहुत जरूरी है। आप भले ही एवरेज हो नॉलेज में, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो। इसमें एक चीज़ और बन जाती है, जैसे कुछ लोग यहाँ पे मतलब कि आई एम द बेस्ट का टैग लेकर घूमते हैं लोग, और बच्चे भी भगवान बना देते हैं उन्हें। तो ये क्या सही है टीचर के फील्ड में? क्योंकि टीचर कभी अपने मुंह से ऐसा कुछ कभी बोलेगा नहीं, और लोग सभी जानते हैं, क्रेडिबिलिटी सभी जानते हैं। तो आपका क्या कहना है? टीचर को आई एम द बेस्ट नहीं, ये बात स्टूडेंट बोल सकते हैं। माई टीचर इज द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। टीचर को कभी नहीं बोलना है और ना ही कभी उसको बोलना चाहिए। टीचर का काम ना, सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी टीचिंग ही है। एक सही मायने में एक प्योर टीचर, अगर आपको बच्चों का एक अटेंशन पाना है और उनके मन में अपनी रेस्पेक्ट क्रिएट करनी है ना, तो आपको प्योर टीचर बनना पड़ेगा। सही, ये मेरा अब थोड़ा सा सर करियर पे आते हैं। हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर लिया, तो मैं कुछ आपसे शॉर्ट आंसर जानना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चंस के। लाइक अभी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज आते हैं, अभी कुछ लोग की डिग्रीज ख़त्म हुई होंगी, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि मैं एक पॉपुलर जो एग्ज़ाम है एफओ के लिए जाऊँ, या फिर कोई और बड़ी वैकेंसी देखूँ यूपीएससी लेवल की, या फिर मैं कोई मास्टर के प्रोग्राम के लिए जाऊँ, या फिर कोई एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोई एमबीए के लिए जाऊँ। तो अभी तक जितना एक्सपीरियंस आपका रहा है, मोर एक्सपोजर आपके पास शायद एमएससी पीएचडी तक का है, नेट वगैरह का, तो आपके बच्चों के हिसाब से आप क्या देखते हैं कि कौन सा बेटर रहता है अभी के टाइम पे, और किसके लिए कौन सा बेटर रहेगा? ये जो क्वेश्चन आपने किया है, ये क्वेश्चन मुझे रोज 2 से 3 बच्चे करते हैं कि सर बीएससी कंप्लीट हो गया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या एमएससी करें। मेरा सजेशन ये है, अब देखिए दूसरों के सजेशन अलग हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि आप देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो आप एमएससी की तैयारी कीजिए। बीएससी अगर हो गया है तो तुरंत एमएससी का फॉर्म भरिए, क्योंकि एमएससी में भी तो आपको एग्रीकल्चर ही पढ़ना है ना। ऐसा तो नहीं है कि एमएससी में लेने के बाद कुछ अलग ही फील्ड हो जाएगी, कुछ और ही पढ़ना पड़ेगा। वहां भी तो एग्रीकल्चर ही पढ़ना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एग्रीकल्चर ही पढ़ना है, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और 2 साल होते हैं एमएससी में, पता नहीं चलता कब निकल जाते हैं।
पता ही नहीं चलेगा आपको, आपकी प्रिपरेशन चल रही है, एमएससी भी खत्म हो जाएगी। और एमएससी होने के बाद एक एडवांटेज और जुड़ जाता है कि कुछ ऐसी वैकेंसी आ जाती हैं जो एमएससी वाले एलिजिबल होते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट हो जाता है। नहीं, पहले क्या होता था सर कि पेपर इजी आता था तो लोग हैंडल कर लेते थे एमएससी के साथ। अभी कंपटीशन इतना हाई है, कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, जो लोग फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं 2-2 साल से, उनका भी नहीं हो रहा है। तो आप कैसे बोलेंगे? नहीं हो जाता, देखो उसमें तो क्या है, प्रिपरेशन तो वो आपको टीचिंग में या स्टडी में भी अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आना पड़ेगा कि आप जितना भी समय दे रहे हो बहुत फोकस होके, कंसेंट्रेट होके पढ़ना है। और देखिए मैं आपको ये बताऊं कि क्वेश्चन अब जरूरी नहीं है कि आप जो किताब में पढ़ रहे हो वहीं से आते हैं। आप अगर एग्रीकल्चर का कोई प्रैक्टिकल भी कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन वहां से भी आता है। आप एमएससी में हो, एमएससी पढ़ रहे हो, एमएससी में आप डेली कॉलेज जाइए, ये बिल्कुल नहीं कि मुझे कॉलेज नहीं जाना, डेली कॉलेज जाइए। कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंस, मैं आज भी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी याद करता हूं, आज भी। आज हम लोग इतनी महंगी महंगी किताबें खरीदते हैं, वहां फ्री में मिलती थी, आज भी मुझे वो लाइब्रेरी की याद आती है। आपकी क्लास नहीं हो रही है, लाइब्रेरी में जाकर के बैठो, किताब उठाओ, नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो, अपने कॉलेज में जाओ, लेकिन एमएससी करो। मेरी सलाह यही है, एमएससी करो, जाओ, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर फ्री मत बैठिए। क्या होगा, आपको मान लीजिए 2 साल निकल गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आपको रिग्रेट होगा, यार 2 साल चले गए, इससे अच्छा तो एमएससी कर ही लेता, कम से कम 2 साल में एमएससी तो हो जाती। तो वो वहां रिग्रेट बहुत ज्यादा होगा। एमएससी के बाद भी और दौरान भी नहीं निकला एग्जाम, और एमएससी के 2 साल भी हो जाते हैं, तो एक तो डिग्री का बर्डन बढ़ जाए कि एमएससी कर लिए, अब तो थोड़ा सा मन में आएगा कि पीएचडी कर लेते हैं, तो ये तो धरा के धरा रह जाएगा। तो एक प्रॉपर पुख्ता कौन बच्चा हो जो माइंडसेट बनाए कि अगर आपको भाई ये करना है तो यही करिए। देखिए ऐसे तो हम किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकते, हम क्या, कोई नहीं दे सकता कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं अपने एक फ्रेंड का नाम बता सकता हूं आपको, मेरा बैचमेट ही था, उसकी बीएससी मेरी बीएससी साथ में हुई, उसने फिर एमएससी भी की, उसने पीएचडी भी की, और अब एएफओ की नौकरी कर रहा है। अरे अब उसमें ये पूछता हूं, क्यों भाई जब आपको एएफओ ही बनना था तो ये तो यूएजी के बाद बन सकते थे। तो उसका ये कहना था कि भाई किस्मत में था ही नहीं, हम तो तैयारी एग्जाम देते थे, सिलेक्शन होता ही नहीं था, लेकिन अच्छा है साथ साथ में ये भी करते गए, एमएससी भी निकल गई, पीएचडी भी निकल गई, और फिर जाकर के आखिरी अटेम्प्ट में उसका एएफओ में सिलेक्शन होता है। तो ये उसकी वो किस्मत थी, कहां से, अब जैसे मैं अपनी किस्मत की बात करूं, मैं कहां से कहां लेकर के आ गया। तो देखो मैंने वही बात आपको बच्चे होते हैं ना सर कि हाँ। कि उनको क्या रहता है कि यार मुझे तो कॉलेज के जस्ट बाद मुझे जॉब लेनी है, ना तो मुझे अपना टाइम वेस्ट करना है, ना एमएससी करनी है, ना एमबीए करना है, जस्ट मुझे जॉब लेनी है कैसे भी करके। वो कॉलेज के 3rd ईयर से शुरू हो गए तैयारी करना कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, अपीयरिंग में ही जॉब लेनी है, मुझे कोई भी जॉब हो। ये देखिए इसके लिए फुल डेडिकेशन चाहिए फिर आपको, अगर आप सच में ऐसा सोचते हैं अपना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, साथ आइए। हाँ, उसके लिए आपको पूरी मेहनत, फुल डेडिकेशन के साथ आना पड़ेगा, और फुल तैयारी के साथ आना पड़ेगा। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा, लेकिन आना पड़ेगा। भाई जब हम युद्ध में उतरते हैं तो जरूर थोड़ा ना जीत ही जाएंगे, लेकिन उतरते तो पूरी ताकत के साथ है, तो उसे फिर पूरी ताकत के साथ आना पड़ेगा। और सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। मैं आज भी अपने कोर्सेस में जब बच्चों को जोड़ता हूं, बच्चे कहते हैं सर सिलेक्शन की गारंटी, मैंने कहा ये तो तुम दो, मैं काहे दूं भाई सिलेक्शन की गारंटी, मैं तो पढ़ाऊंगा ना आपको, ये तो आप मुझे दोगे सर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको सिलेक्शन लेके दे रहेंगे, ये गारंटी तो आप दीजिए मुझे, मैं क्यों दूं भाई आपको सिलेक्शन की गारंटी। सिलेक्शन आपको चाहिए तो 3 चीजें करनी पड़ेंगी, पहली आपको हार्ड वर्किंग, दूसरा रिवीजन, और तीसरा आपको पेशेंस, ये रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप बहुत टैलेंटेड हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, सीटें लिमिटेड है, बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकता है आपका नंबर अगले साल आए, हो सकता है उसके भी अगले साल आए, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, वो जरूरी है। इसके साथ मैं एक और बड़ा उदाहरण देता हूँ। अभी इंडिया में बहुत सारे अच्छे एग्री बिजनेस कॉलेजेस हैं, और अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप थोड़े अच्छे खासे पैसे हैं, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन हम आपके ही क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं सर। आप मुझे बताइए कि एमएससी अगर आप कोई बच्चा करने जा रहा है तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेस्ट रहने वाला है उसके फ्यूचर को लेकर? देखिए इसमें ना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पर्पज से कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड वैकेंसी होती हैं ऐसी जो स्पेसिफिक स्ट्रीम में आती हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम दें, जैसे कि आपकी सीड इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो गई, अच्छा, या फिर आपकी सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर की वैकेंसी हो गई। ये कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जिनके लिए स्पेशल एमएससी इन जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग चाहिए।
अच्छा। बाकी का आप देखोगे बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जिसमें डिमांड क्या रहती है, एमएससी इन एग्रीकल्चर, कोई भी स्ट्रीम हो, स्ट्रीम कोई भी हो, चाहे सॉइल साइंस से आपने एमएससी की हो, चाहे एग्रोनॉमी से की हो, चाहे पैथो से, एंटो से, सब एक ही बराबर है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं एंट्रेंस में तो आप अपनी पसंदीदा ब्रांच ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और कोशिश करो मेजर सब्जेक्ट लो, माइनर सब्जेक्ट में मत जाओ। जैसे एनवायरमेंट साइंस मत जाओ, कोशिश करो इग्नोर करो, क्रॉप फिजियोलॉजी मिले इग्नोर कर दो, मत जाओ। जो भी मेजर सब्जेक्ट है, एग्रोनॉमी मेजर हो गया, सॉइल साइंस मेजर है, आपका पैथो है, एंटो है, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, अगर इंटरेस्टेड हो, देखा नहीं, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं बाद में कहते हैं सर समझ नहीं आ रहा कुछ, अच्छा लगता हो जीपीबी, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, तो आपको अच्छा लगता है तो आप जाइए। पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन, ये मेजर सब्जेक्ट हैं, 8-9 सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई भी ब्रांच आप ले सकते हो, सब इक्वल है सबके लिए। आप कोई भी एग्जाम आएगा ना, उसमें यूजुअली बस यही रहता है कि एमएससी इन एग्रीकल्चर चाहिए, बहुत ही कम वैकेंसी होती है जिसमें स्पेसिफिक स्ट्रीम मांगते हैं, जैसे मैंने अभी 2-3 जॉब के एग्जांपल दिए आपको। तो कोई भी आप ले सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं किसी बच्चे से कहूं कि नहीं उसी के लिए तैयारी करो, कोई भी स्ट्रीम जो मिलती है वो ले लो। अगर अच्छे नंबर है तो फिर अपनी पसंद से लो, और अच्छे नंबर नहीं है फिर जो मिल रही है उसको ले लो आप। ओके। इसके साथ ही अगर आप देखते हैं, एक इंडिया में बहुत बड़ा सेक्टर है प्राइवेट का, और एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी कंपनीज वगैरह हैं। आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो इस चीज़ का कि हाँ मेरे बच्चे कुछ लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर मतलब कि कुछ इन्होंने स्किल किया या फिर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया एमएससी के दौरान, तो अच्छे कंपनी में चले गए। मान लो मतलब हर कोई तो नहीं जा सकता ना गवर्नमेंट में या फिर कोई अच्छे उसके लिए, क्योंकि लिमिटेड हैं चीज़ें, तो सबको जॉब चाहिए, तो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आप कैसे देखते हैं कि आनी भी चाहिए आगे, कि या फिर कम है, अभी भी बहुत कम है? देखिए, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरह से बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, एक समय था जब एग्रीकल्चर में लड़कियां नहीं होती थी। मुझे याद है, मेरे अपने ही बैच की बात करूं, अच्छा। हम लोग टोटल 75 थे, एक क्लास में 75 थे, उसमें से केवल 22 गर्ल्स थी। अब तो गर्ल्स की स्ट्रेंथ बहुत हो गई है, 50% तक। आपके टाइम पे ठीक था सर, हमारे यहाँ तो बहुत गंदा था। तो अब पहले क्या है, बच्चे बहुत कम थे, अब बच्चे बहुत ज्यादा हो गए। तो वैकेंसी तो नो डाउट आ रही है, उतनी ही आ रही है जितनी पहले थी, लेकिन अब बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो वो रेशो बेकार हो गया है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं और वैकेंसी उतनी ही है, और उसमें भी कहो तो कम होती जा रही है। तो प्राइवेट सेक्टर, जैसे आपने कहा कि मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं, अपने ऐसे रिलेटिव्स को जानता हूं जो प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट जो फर्टिलाइजर कंपनी है, पेस्टिसाइड्स कंपनी है, उनमें काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब में जो एम्प्लॉय है उससे अच्छी सैलरी ले रहे हैं और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो एक थिंकिंग है, देखिए वो होनी चाहिए, हर बच्चे को कम से कम एक बार ट्राई तो करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि अगर उसके अंदर पोटेंशियल है, अगर उसका सिलेक्शन हो सकता है तो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में हमें यह भी समझना चाहिए कि कंपटीशन किस लेवल का है, बैकअप रख लें फिर उसके बाद एक बैकअप जरूरी है। वो बैकअप आपको कोई दूसरा नहीं देगा, वो आपको खुद समझना होगा, खुद आपको अपनी अंतर आत्मा से पूछना होगा कि क्या मैं सच में इसके लायक हूं, क्या मैं इसको कर पाऊंगा, क्या इतना कंपटीशन है, मैं उसमें फाइट कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा तो सही मौका है, वापस लौट चलते हैं, दूसरे रास्ते चलते हैं। प्राइवेट कंपनीज हैं, अच्छा पैकेज दे रही हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छी ग्रोथ है, वहां कर लेंगे। तो ये बच्चे को खुद समझना पड़ेगा, किसी के प्रेशर में नहीं, अपने फ्रेंड को देख करके नहीं कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूंगा, मेरी फैमिली बोल रही है इसलिए तैयारी कर रहा हूं, इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फिर आगे बढ़िए। ये अगर इस सब चीजों में तो जैसा आपने मुझसे पूछा ना, प्राइवेट सेक्टर में नो डाउट अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है। राइट। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है, जैसे मैं भी काफ़ी टाइम से गाइड करते हुआ रहा हूँ एग्री बिजनेस वाले बच्चों को, तो उसमें क्या दिखता है कि मैं सारे कॉलेज में भी गया हूँ, अभी बहुत हाल ही विजिट करके आया हूँ टॉप के सारे एग्री कॉलेजेस। तो जो उनका करिकुलम होता है सर, जो एग्री बिजनेस के बच्चों का, वो बहुत डिफरेंस होता है एमएससी से, और कंपनियाँ सिर्फ वही देखती हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो हमारे पास एमएससी वाला ग्रुप है वो वंचित रह जाता है उन कंपनियों से जो कि बड़े कॉलेज में जा रही हैं बड़े पैकेज को लेकर। शायद आईसीआर को कुछ तो कुछ करना चाहिए कि इसमें कुछ ऐड ऑन हो एमएससी के बच्चों के लिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट डाले हैं, और या फिर कुछ स्पेसिफिक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बैठा दें, या फिर कोई जो बड़ी कंपनी है, अगर आप
आपके पास 100 वैकेंसी हैं, आप 80 वैकेंसी लेके जाइए बड़े कॉलेज में MBA के, या फिर 20 वैकेंसी हमारे MSc के बच्चों के लिए लेके जाइए, ताकि जो लोग जेन्युइनली प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ वैकेंसीज हमेशा ओपन रहें कि हाँ यार कंपनी ये तो आएगी हर साल मेरे कॉलेज में, मुझे इसके लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे CV तैयार करना पड़ेगा। तो बाकी लोग तो गवर्नमेंट जॉब कर ही रहे हैं, कम से कम जो 20% बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ निकल के आए। तो ये तो UG में भी देखा जाता है, अगर UG में ही ये लोग जॉब देते हैं तो फिर MSc करने की जरूरत ना पड़े, काफ़ी लोग शॉर्ट हो जाएंगे अपना। इस पे मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कंपनियां बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं MSc वालों को या फिर देखिए UG वाले इसमें बच्चों क्या है, जैसे कंपनी भी उन्हीं लोगों को वही ट्रेनी वो निकलेगी जो तो उस फील्ड में माहिर हो। जैसे मैंने आपको अपना ही एग्जांपल दिया, IARI से स्पेशली कॉल आया था कि हमें एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसने गेहूं में थीसिस कर रखी हो, इसलिए तो मैं गया क्योंकि उनको अपनी डिमांड फुलफिल करनी थी। वही सेम चीज कंपनी पे लागू होती है। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, एक कॉलेज है जिसमें ABM वाले बच्चे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है ABM की तरफ जाएगी। देखिए बेनिफिट दोनों को है, हम ये नहीं बोलेंगे कि MSc जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो थोड़ा घाटे में जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। आप देखेंगे जिन्होंने ABM कर रखा है वो कई सारी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, बहुत सी ऐसी कॉम्पिटिटिव जॉब आती है के लिए नहीं है एलिजिबल है, वो नहीं है वो एलिजिबल। तो ये बात वो भी कह सकते हैं कि सर हम लोग एलिजिबल नहीं है, हम लोगों को भी घाटा है, तो हमारे पास तो ले देकर के प्राइवेट सेक्टर ही है। कोई 10 लाख फीस दे रहा है तो वापस क्यों जाएगा वहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए ये भी हो जाता है, बस यही चीज है। तो वो देखो ABM में जाने वाले बच्चे तो पहले से ही ये माइंड सेटअप करके जाते हैं कि भाई हमको गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना, इसलिए तो वो जा ही रहा है। उसको पता है कि ABM में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वहां तो प्राइवेट नौकरी है, इसलिए वो ABM में जा रहा है। वो थोड़ा सा एक बना दिया गया है डिग्री की यार, मतलब जो बच्चे बहुत ही जाना चाहते हैं कि यार मुझे तो रहता है अंदर से है तो उधर ही चले जाते हैं। खैर बात उस पर नहीं जाते हैं आगे, तो इसको थोड़ा सा आखिरी पड़ाव की तरफ लेके चलते हैं इंटरव्यू को। आपके पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या कैसे बताना चाहेंगे एक आइडियल स्टूडेंट, जो कोई भी हो, नया बच्चा हो और आप इतने माहिर रहे हैं पढ़ने में, कुछ अभी के टाइम पे कुछ पढ़ने का तरीका बताइए बच्चों को जो जल्दी से रिटेन कर पाएँ चीज़ें, और अगर कोई एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो एक ही अटैम्प्ट में क्रैक कर पाएँ। देखिए मैं अपने जो क्लासरूम होती है उसमें भी बच्चों को समझाता हूं। ज्यादातर बच्चों की ना एक ही शिकायत होती है, और शायद आपकी भी यही शिकायत हो जी। कि सर हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, आज पढ़ लिया कल भूल गए। शायद हम लोग कमजोर हैं, अब इस बात को समझना होगा। कमजोर नहीं हो आप लोग, सभी ऐसे हैं, इवन मैं भी भूलता हूं। भाई भगवान को ये थोड़ी मालूम था कि आप जाकर के तैयारी करोगे, याद करोगे, तो दिमाग ऐसा बनाए कि जो याद है वो याद ही रह जाए। ये दिमाग ऐसा इसलिए बनाया है कि भाई ये भूलते क्यों है, इसलिए भूलते हैं कि भाई जीवन में कभी दुख आता है तो उस दुख को हम जल्दी से जल्दी भूल जाएं, इसलिए दिमाग ऐसा बनाया है। अब ऊपर वाले को ये नहीं मालूम था कि आप तैयारी करोगे, पढ़ोगे, तो वो दिमाग में ये भूलने वाली चीज हटा देता, फिर आपको जीवन भर याद रहता। अब फिर भी पॉइंट ये है कि सर कैसे याद रखें, तो यहां पर मैंने एक तरीका अपनाया था और वो मैंने अपने ऊपर खुद इस्तेमाल किया है, उससे मेमोरी पावर बढ़ती है, मैंने यूज किया है वो तरीका। क्या है, आप शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, क्वेश्चन नोट्स, मैंने उनको नाम दिया है अपनी तरफ से क्वेश्चन नोट, और ये किसी का कॉपी नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है और मैंने अपने ऊपर यूज किया है। क्वेश्चन नोट्स बनाइए। क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी नई चीज होती है, कोई नया टॉपिक है, तो हम लोग अपनी बुक में से उसको पढ़ लिया, अब एक बार पढ़ लिया, कल हमें उसको रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के लिए हम लोग सेम वही बुक फिर ओपन करते हैं। अब यहां होता क्या है, जैसे ही हम बुक ओपन करते हैं हमें आंसर सबसे पहले दिख जाते हैं। अब जब आंसर आपको दिख गया तो माइंड में तो प्रेशर पड़ा ही नहीं बिल्कुल भी, आपने आंसर दिख गया। भाई एक मेंटेलिटी होती है, निगाह जो होती है ना, आंखें जो होती है वो हमेशा आंसर पर जाती हैं, हमेशा आंसर पे जाती है। अब वो आंसर आपको दिख गया, दिमाग पर कोई प्रेशर पड़ा नहीं, आपने फिर उसको रिपीट किया, आपने रिपीट कर दिया, आपको लगा कि हाँ मुझे तो याद हो गया। एक्चुअल में आपको याद हुआ नहीं, आपने जैसी बुक खोली थी ना तो आंसर दिख गया है आपको, तो आपको लग रहा है कि याद हो गया। तो वो बच्चे गलतफहमी में कि हाँ हमको तो याद हो गया, और 2 दिन बाद वो फिर भूल जाता है। इसलिए मैंने इसका एक तरीका बनाया था कि आप पढ़ो और पढ़ने के साथ साथ एक क्वेश्चन नोट्स बनाओ। क्वेश्चन नोट मतलब एक पेज ले लो, उस पर शॉर्ट में सिर्फ क्वेश्चन लिखो, आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन लिखो। अगले दिन जब आप रिवीजन करोगे ना तो उस क्वेश्चन नोट से करोगे, बुक नहीं उठानी है आपको।
अब वो क्वेश्चन नोट उठाइए, अब आंसर आपके सामने नहीं है, अब पढ़ के बताओ। अब क्वेश्चन है, उनको बताओ। अब आपके दिमाग पर प्रेशर लगेगा, अब आपको बिना देखे आंसर बताने हैं। पूरी ताकत लगाओ, पूरी कोशिश करो, प्रेशर लगाओ कि भाई वो चीज मुझे याद आ जाए। जो याद नहीं आ रहा है उस पर स्टार लगा दो कि भाई इसको मैं देख लूंगा। फिर उसको देख लो कि हाँ भाई इसका आंसर ये था। अगले दिन फिर रिवीजन करो, फिर वो सारी चीजें पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। इस तरीके से आपको पढ़ना है, आपकी मेमोरी पावर 101% इंक्रीज होगी। ये तरीका मैंने अपने ऊपर अपनाया है और अपने बहुत सारे बच्चों को, कई सारे स्टूडेंट हैं उनको ये तरीका दिया है, उन्होंने भी अपनाया है और उन्होंने भी कहा है कि हाँ सर ये तरीका काम करता है, मेमोरी पावर इससे बढ़ रही है। देखिए मेमोरी पावर तभी बढ़ेगी जब दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा आपको, जोर देना पड़ेगा, तभी है। आपने आंसर सामने देख लिया, अब जोर कहां आया? आंसर दिख गया, आपने उसको फिर से पढ़ लिया, हो गया काम। तो एक तो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। दूसरा, बच्चे ना अब लिखने से थोड़ा भाग रहे हैं, बच्चे अब लिखते नहीं है, लिखने की प्रैक्टिस खत्म होती जा रही है। ये चीज आपने नोटिस की होगी। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने नोट्स बना करके दे रहा है, प्रिंटेड नोट्स दे रहा है, प्रिंटेड नोट्स सेल कर रहा है, किताबें बेच रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बच्चा अपने खुद के नोट्स नहीं बना रहा। कई बार तो ऐसी चीजें याद आती है जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं और याद आता है, अरे ये तो वो क्वेश्चन था, मैंने वो पेपर के ऊपर एक कोने में ये चीज लिख दी थी, मुझे याद आ रहा है। तो ऐसे मेमोरी हिंट बनती हैं और चीजें याद आती हैं। तो लिखना बहुत जरूरी है। अब बहुत से कोचिंग वाले ऐसा बोल देते हैं, क्यों लिख रहे हो? क्योंकि उनको तो भाई अपने नोट्स बेचने हैं, तो वो तो बोलेंगे ही ऐसा। मैं आज भी बोलता हूं, हालांकि मैं भी नोट्स देता हूं, मैं भी पीडीएफ दे रहा हूं, लेकिन फिर भी बच्चों से बोलता हूं कि अपने नोट्स जरूर बनाना। नोट्स बनाओगे, आपके नोट्स से अच्छा और कोई किताब नहीं है और ना ही किसी कोचिंग के नोट्स हैं। आपके नोट्स सबसे बेस्ट हैं, आपकी हैंड राइटिंग के। अपने नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स बनाओगे 50% चीजें आपको वहीं याद हो जाएंगी। तो एक तो दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी, एक ये क्वेश्चन नोट्स बनाओ की प्रैक्टिस डालो और लिखने की आदत डालो। ये स्टूडेंट्स को थोड़ा अपना टीचिंग में थोड़ा, सॉरी टीचिंग तो मुझे करानी है, ये उनको पढ़ने में थोड़ा सा इसको बदलना पड़ेगा। ये जरूरी है, ये करना पड़ेगा। देखो बिल्कुल बिल्कुल, ये दो काम है। क्या बात है। आई थिंक हमने बहुत लंबी बातचीत कर ली है। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे लगता है जितनी भी चीज़ें आपने बताई है, जो भी इंसाइट आपने दिए हैं सर, बच्चे ज़रूर से उसे फॉलो करेंगे। और एक जो मनोकामना मेरी भी थी बात करने की आपसे, आप तो सर मुझे लगता है कि आप कहीं पॉडकास्ट पे जाएंगे तो सामने वालों को बोलना ही नहीं देंगे। देखो मेरी तो मैं वेट कर रहा था सर थोड़ा सा पॉज ले, मैं अपना क्वेश्चन पूछूं सर, तो सर बोले ही जाए। कहानियां लंबी लंबी हैं, कहानी में इतने ट्विस्ट हैं, तो वो ट्विस्ट तक पहुंचने के लिए कहानी को थोड़ा रोमांचित बनाना पड़ता है ना। सही। तो कहानी लंबी हो जाती है, इसीलिए आपसे लोग बच्चे एंगेज रहते हैं। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ काफी कि मैं ऐसा पढ़ाऊं कि बच्चे झूम जाएं। मैं भी उसी रास्ते में हूँ धीरे धीरे। वही कोशिश कीजिए बस। सबसे पहला एक टीचर के लिए ना, सबसे पहला जो है बस वो है अपने स्टूडेंट्स का प्रॉफिट, अपने स्टूडेंट के हित में काम करना है कि भाई मेरे स्टूडेंट को फायदा होना चाहिए, उसके बाद मैं अपना फायदा देखूंगा। ये होना चाहिए। ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच। इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपको धन्यवाद।